नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्थिति पर रख रही है नजर। लोकसभा में बहस के दौरान श्री मांडविया ने सभी राज्य और जनप्रतिनिधियों से 100% कोविड टीकाकरण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जेमीथांग गांव में सुमबाचू स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। गोजार्म चौरतेन बौद्ध मठ में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से ऐतिहासिक बौद्ध परंपराओं को बढ़ावा देने और लोक कथाओं के संरक्षण की अपील। आज मनाया जा रहा है विश्व दिव्यांगजन दिवस। ईटानगर में आयोजित विश्व दिव्यांगजन दिवस समारोह में राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आलो लिमांग ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को किया सम्मानित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और समय समय पर राज्य को जरूरी दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। आज लोकसभा में कोविड-19 के नए वेरिएंट से संक्रमण से निपटने के विषय में बहस का जवाब देते हुए श्री मांडविया ने कहा कि देश में 125 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य के पास पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है। सांसद गौरव गोगोई द्वारा कोविड टीकाकरण पर बहस के दौरान उठाए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सभी राज्यों को 100% लाभार्थियों को कोविड टीके लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में समय पर टीके उपलब्ध कराना है। उन्होंने राज्यों और जनप्रतिनिधियों से 100% कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। श्री मांडविया ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा टीके ओमिक्रॉन पर कारीगर नहीं है। हालांकि कोरोना के बदलते कुछ वेरिएंट मौजूदा टीकों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कर्मियों के तपस्या से मैं सभी जगह पे तपस्या से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चला रहा है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस महामंत्र के साथ आज 125 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। देश में 18 साल से अधिक आयु वाली जनसंख्या लगभग 94 करोड़ है, जो कि कोविड वैक्सीन लेने के लिए योग्य है, जिसमें से 79 करोड़ लोग को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा फर्स्ट डोज है। साथ ही में 46.38 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमने कहा था कि हम देश में दिसंबर के पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे। आज फर्स्ट डोज 85% एडमिनिस्टर हो गया। सेकंड डोज 50% एडमिनिस्टर हो गया। मेरा काम है राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करा देना। सभी 80 इयर्स एबव के लोगों को सेकंड डोज लग जाए वो देखने के लिए सारा प्रयास करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। आज हमने 125 करोड़ डोज एडमिनिस्टर कर दिया। 22 करोड़ डोज सब स्टेट के पास पड़े हुए हैं। कल बहन ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारी भी जिम्मेवारी है। गौरव जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में 100% करवा दो, देश में हो जाएगा। लगाने की जिम्मेवारी ले लो अपने अपने स्टेट में, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में। ज्यादा बात की बात है। मैं तो चाहता हूं कि हम प्रयास करें अपने लोकसभा क्षेत्र में वैक्सीनेशन करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने दुनिया के समक्ष यह सिद्ध कर दिया है कि जब वह प्रौद्योगिकी को अपनाने या नवाचार की बात करता है तो वो किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत परिवर्तनकारी पहलों ने शासन में लागू किए जाने वाले अभिनव फिटनेस समाधानों के द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। भारत सरकार के तत्वावधान में हो रहे इस आयोजन की पहली कड़ी में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन साझेदार देश है। फिटनेस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन दुनिया पर
दुनिया भर के नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में पिछले साल पहली बार मोबाइल भुगतान एटीएम नकद निकासी से अधिक हो गया और पूरी तरह से डिजिटल बैंक एक वास्तविकता बन गए हैं और एक दशक से भी कम समय में यह आम बात हो जाएगी। Time to convert this fintech initiatives into fintech revolution, a revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country. Technology is bringing a big shift in the world of finance. Last year in India, mobile payments exceeded ATM cash withdrawals, and that was for the first time. Fully digital banks without any physical branch offices are already a reality and may become commonplace in less than a decade. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जेमीथांग गांव में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड द्वारा तैयार की गई लघु जल विद्युत परियोजना सुमबाचू स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 3 मेगावाट के इस विद्युत केंद्र से जेमीथांग के आसपास के गांवों के लोगों और सीमा पर तैनात भारतीय सेना की विद्युत जरूरतें पूरी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक एक लघु जल विद्युत परियोजना के माध्यम से 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। उन्होंने कहा कि इससे सुदूर सीमांत गांव और बॉर्डर आउट पोस्ट पर बिजली उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने जेमीथांग में जो गोजार्म चौरतेन बौद्ध मठ में एकत्र स्थानीय लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से ऐतिहासिक बौद्ध परंपराओं को बढ़ावा देने और लोक कथाओं को संरक्षित करने की अपील की। आज विश्व दिव्यांगजन दिवस है। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के विकास, उनके प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और समाज में बराबरी के अवसर मुहैया कराने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ईटानगर में आयोजित विश्व दिव्यांगजन दिवस समारोह में राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आलो लिबांग, समाज कल्याण विभाग की सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पैरालंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में श्री लिबांग ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं के विकास में प्राथमिकता दे रही है। जो इवेंट ऑफिस, तो इसी कारण से हमारा गवर्नमेंट उसको बहुत ध्यान देता है। तो इसलिए आप सब जानते हैं, जो भी है साइंस, जो मानव नहीं मानव, ये एक्चुअली दिव्यांगजन हमारे लिए बहुत गर्व का है। बहुत अच्छा जो है ये परफॉर्मेंस कर रहा है अपने एक्टिविटीज के लिए। जो स्टेट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटीज है, उसके अंडर हमने जो स्टेट रिहैबिलिटेशन, डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है और फिजियोथेरेपी यूनिट है, ये हमारी जो नाहरलगन का ट्रिम्स है उसमें चल रही है। और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे ईटानगर, जीरो और तवांग, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चल रहे हैं। इसके बाद जो हमारा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, सुगम्य भारत की जो एक हमारी भारत सरकार की स्कीम है, जिसमें कि हम जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उसको डिसेबल्ड फ्रेंडली बना सकें। इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ने इस साल जो है 7 करोड़ 89 लाख जो पीडब्ल्यूडी को सैंक्शन किया है कि जिससे कि ईटानगर की जितनी भी हमारी जो बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उसको हम डिसेबल्ड फ्रेंडली बना सकें। और जो पीडब्ल्यूडी ने है इसके ऊपर अपना काम भी शुरू कर दिया है।
विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने राजधानी ईटानगर में स्थित दीपक नावम लिविंग होम में मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों, नशा छोड़ने के इच्छुक और असहाय लोगों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने दिव्यांगजनों की सेवा के क्षेत्र में दीपक नावम लिविंग होम के कार्य की सराहना करते हुए राज्य के लोगों से स्वेच्छा से इस क्षेत्र से जुड़ी गैर सरकारी संगठनों की सहायता करने की अपील की। श्रीमती नीलम मिश्रा ने कहा कि गरीब, कमजोर और असहाय लोगों के उत्थान में योगदान हर किसी की जिम्मेदारी है और इसके द्वारा ही दिव्यांगजनों का जीवन आसान होगा। हाँ, अभी डाइनिंग हॉल किचन भी हालत देखिए ना मैम। हाँ, वो तो है। मेरा मानना है कि भगवान सब जगह नहीं दिखता है हमें, लेकिन ऐसे इंसान के रूप में हमें भगवान दिखता है जो माध्यम बन के ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। ये बहुत ही महान कार्य है। शायद यहाँ पर उपस्थित लोगों को एहसास आज नहीं हो रहा है, लेकिन आप उनके वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जिनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। वो मेंटली इस लायक नहीं है कि वो धन्यवाद भी दे सकें। आप कभी किसी गरीब को जो भूखा है उसको खाना देते हैं तो उसके आंखों से आपको एहसास हो जाता है कि वो तृप्ति महसूस कर रहा है, वो आपको धन्यवाद देता है, आपको एक अंदर से खुशी मिलती है। यहाँ पर मिस्टर दीपक नावम जी को वो भी नसीब नहीं है। उनको उन लोगों के लिए जिनकी सेवा करते हैं वो उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान को हमें देवदूत के रूप में मानना चाहिए और समाज के जितने लोग हैं उनसे जो भी हो सके उस प्रकार मदद करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा है कि राज्य में कई संगठन और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। पपुमपारे जिले के बोरुम में गार्बेज ट्रक और एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करते हुए उन्होंने लोगों से स्वच्छ और हरित अरुणाचल मिशन में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ ही गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के एकजुट प्रयास से राज्य में स्वच्छता की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। इस तरह का जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विस जो है हम लोग उम्मीद करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो कि इस तरह का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सर्विस जो है आगे भी चलता रहना है और लोग भी साथ देना है। हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी NHA डिवीजन के लोग एम्बुलेंस दिया, काफ़ी लोग हैं तो हम लोग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक खुदीराम बोस को। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम किशोरावस्था से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित थे और केवल 15 वर्ष की छोटी उम्र में क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। वे श्री अरबिंदो घोष और सिस्टर निवेदिता से प्रेरित थे। खुदीराम के जीवन का निर्णायक क्षण 1908 में तब आया जब उन्हें और प्रफुल्ल चाकी को ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का काम सौंपा गया। शुरुआत में फोर्ट में बम फेंकने की योजना थी, लेकिन वहां मौजूद नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये विचार बदल दिया गया। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने उस वाहन पर बम फेंका जिसमें उनके विचार से किंग्सफोर्ड सवार थे, लेकिन किंग्सफोर्ड बच निकला। पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर जिले के वैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम को गिरफ्तार किया, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने इससे पहले स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लिया। खुदीराम को हथकड़ी बांधकर जब मुजफ्फरपुर थाने में लाया गया तो समूचा शहर इस किशोर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। 13 जुलाई 1908 को खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई। जब अंग्रेज जज ने उनसे पूछा कि क्या वो मौत की सजा का मतलब समझते हैं, तो इस पर खुदीराम ने मुस्कुराते हुए शांति से सिर हिला दिया। खुदीराम ने कहा कि उनके वकील ने उन्हें बम बनाने के लिए बहुत छोटा समझा,
लेकिन अगर उन्हें फांसी दिए जाने से पहले कुछ समय दिया जाए तो वो जज को भी बम बनाना सिखा सकते हैं। खुदीराम को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। हम इस युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। पापुम-पारे जिला उपायुक्त पीगे लीगू ने आज लाल आने ट्रेकिंग एक्सपीडिशन का शुभारंभ किया। अरुणाचल टूरिज्म सोसाइटी द्वारा पापुम-पारे जिले के मेंगियो में स्थित लाल आने माउंटेन पीक एक्सपीडिशन का उद्देश्य राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। हाल ही में राज्य के पर्वतारोही तागित सोरांग ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी दरिया हिल्स पर चढ़ाई कर युवाओं को साहसिक खेलों से जोड़ने और नशा छोड़ने की अपील की थी। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नाहरलगुन में आज राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित राज्य की नर्सों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन के अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह के दौरान राष्ट्रीय नर्सिंग पुरस्कार से सम्मानित राज्य की नर्सों ने अपना अनुभव शेयर किया। अपने संबोधन में राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक मुरमुर लेगो ने कहा कि कोविड का पहला मामला अरुणाचल के तेजू में दर्ज होने के समय राज्य के लोगों में भय व्याप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयास से राज्य में कोविड की स्थिति पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जा सका। एक दिन आपका भी अच्छा टाइम आएगा। आज तक हम किसी को ना नहीं बोला है। जहाँ में या करो वो तो है। नर्सिंग का काम सिर्फ बेजी देना, इंजेक्शन देना वो सिर्फ भी नहीं है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में पहली बार आयोजित तालोम रुकबो वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 9 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के फाइनल में लामरुंग गांगिंग ने सेंट्रल दोनी पोलो टीम को पराजित कर दिया। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 25,000 रुपये और उप विजेता टीम को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।